दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिल्ली तैयार हो चुकी है G20 शिखर सम्मेलन का स्वागत करने के लिए। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भारत पहुंच रहे हैं। कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए। भारत इस बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और भारत इस सम्मेलन के जरिए दुनिया को ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक सुपर पावर की तरह आगे बढ़ रहा है। भारत अपने आप को इस G20 शिखर सम्मेलन के जरिए ग्लोबल साउथ का एक पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कई बार G20 शिखर सम्मेलन से पहले जो अलग अलग G20 की बैठकें होती हैं उसमें वो ग्लोबल साउथ की बात कर चुके हैं। वो लगातार कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ, भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत की सरकार जो है उसकी चेष्टा ये है, उसकी कोशिश ये है कि ग्लोबल साउथ में अब तक जो चीन पांव पसारता आ रहा है वहाँ से चीन को खदेड़ कर बाहर निकाला जाए और भारत को ग्लोबल साउथ के एक पावर की तरह, शक्ति की तरह प्रोजेक्ट किया जाए ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो है भारत बन चुका है। लेकिन दोस्तों पिछले 20 सालों से जो G20 की बैठकें चली आ रही हैं, 2008 में अमेरिका की वाशिंगटन में G20 की पहली बार बैठक की गई थी। उससे लेकर कि ये इस बार जो भारत में बैठक हो रही है 14वां G20 का शिखर सम्मेलन है। तो आखिर सवाल उठता है कि इन G20 शिखर सम्मेलनों से हासिल क्या होता है। दोस्तों मैंने पिछले कई सालों से G20 शिखर सम्मेलन को काफ़ी करीब से देखा है, उसको परखने की कोशिश की है, उसको मैं कवर करते आ रहा हूँ। वहाँ पे जाकर के नहीं, बट मीडिया में मैं रहने के दौरान मैंने इन पे कवर किया है। इस बार भी मैं G20 शिखर सम्मेलन को काफ़ी करीब से देख रहा हूँ। कई महीनों से इस पर मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। इस दौरान इस बार जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन है इसमें दो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो ये है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो भारत नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पिछले लगभग 7 या 8 दिन पहले उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके कहा था कि मैं भारत नहीं आ पाऊँगा। इसके पीछे उन्होंने अपने घरेलू कारकों को जिम्मेदार बताया था। घरेलू कारकों मसलन ये कि आपको पता ही कि यूक्रेन में रूस युद्ध लड़ रहा है और रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो इन व्यस्तताओं के चलते भारत आने की स्थिति में फ़िलहाल नहीं है। इसके अलावा चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो भी भारत नहीं आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने चीन की तरफ से कन्फर्म किया गया है कि शी जिनपिंग आखिरकार नई दिल्ली नहीं आएंगे। चीन के नहीं आने की जो कई सारे वजहें बताई जा रही हैं इनमें सबसे जो बड़ी वजह है उनमें एक वजह यह है कि चीन नहीं चाहता है कि वो भारत को एक ग्लोबल मंच पर एक शक्ति के तौर पर कबूल करे। ये शी जिनपिंग ऐसा नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जो कई पिछले दिनों आर्टिकल्स लिखे गए हैं, खास करके ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल लिखा गया, उसमें ये कहा गया, निके एशिया में एक आर्टिकल लिखा गया, उसमें ये कहा गया है कि शी जिनपिंग आने के पीछे सबसे बड़ी वजह घरेलू फैक्टर्स हैं और शी जिनपिंग की वजह से जो चीन को आर्थिक मामलों में नुकसान हुआ है। आपको पता है कि चीन अभी बुरी तरह से आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। उसका रियल एस्टेट जो है वो क्रैश कर चुका है, कई सारे संकटों से घिरा हुआ है। बेरोजगारी दर लगभग 25% को क्रॉस कर गई है। तो इस वजह से शी जिनपिंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके खिलाफ पार्टी के अंदर में बगावत शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा विरोध शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के रिटायर्ड सीनियर नेता है उन्होंने शी जिनपिंग को झाड़ लगाई थी, काफ़ी डांटा फटकारा था। इसकी वजह से शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। खैर, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के नहीं आने से भारत को एक मुंह मांगा वरदान टाइप भी मिल रहा है, क्योंकि अगर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भारत आते, जाहिर तौर पर G20 शिखर सम्मेलन का जो पूरा फोकस था इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द इसलिए घूमता क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से व्लादिमीर पुतिन पर दुनिया भर के नेता आक्रामक होते, तो ग्लोबल मीडिया का जो कैमरा होता व्लादिमीर पुतिन की तरफ रहता। वहीं शी जिनपिंग जो बाइडेन के साथ यहाँ पे मुलाकात कर सकते थे, उनकी मुलाकात को भी काफ़ी प्रमुखता से कवर किया जाता क्योंकि चीन और अमेरिका जो है वो ट्रेड वार से होते होते शीत युद्ध के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। लिहाजा अगर ये दोनों नेता नहीं आ रहे हैं तो इसका फ़ायदा भारत को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। ये फ़ायदा इसलिए ऐसे मिल रहा है कि भारत जो चाहता है कि ग्लोबल साउथ की बात वो करे, वो इन मुद्दों को अब इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के दुनिया भर की मीडिया में इसको कवर किया जाएगा। भारत जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, अब मीडिया की नज़रों में ये सब सारी बातें रहेंगी। इसलिए भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहावत है ब्लेसिंग डिस्गाइज, कि ना चाहते हुए मतलब जो हमने मांगा नहीं था, बिन मांगे मुंह मांगी मुराद मिलना, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 2008 में पहला सम्मेलन हुआ था G20 का और 2023 में ये 14वां सम्मेलन हो रहा है।
तो आखिर इन सालों में इतने इतने G20 शिखर सम्मेलन से जिसके कि लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, आखिर दुनिया को इससे हासिल क्या होता है? दोस्तों, अभी तक जो मोटा मोटी तौर पर जो इतना बड़ा आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर के दिग्गज नेता शामिल होते हैं, जाहिर सी बात है दुनिया का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि इससे ठोस चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन जब आप इसकी पड़ताल करेंगे, इसकी घोषणाओं को देखेंगे और इनकी घोषणाओं के साथ साथ इसके जो इनसे निकल कर आउटकम होता है, इसको आप इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका शोर शराबा काफ़ी होता है, इसके ढोल नगाड़े काफ़ी पीटे जाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। भारत ने भी किया है, इससे पहले इंडोनेशिया ने जो आयोजन किया था बाली में G20 शिखर सम्मेलन का, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी इसका आउटकम कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। आपको हम कुछ डेटा के जरिए, मतलब विश्लेषण के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर G20 शिखर सम्मेलन जो होता है वो आखिर इतना फ्लॉप क्यों हो जाता है। दोस्तों, विदेशी मामलों के जानकार हैं हर्ष पंत, उनका मानना है कि G20 की अब तक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखा जाए, अगर G20 की कुछ भी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि 2008 में जब आर्थिक संकट आया था, याद होगा आपको, द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका से शुरू हुआ था, उसको मैनेज करने में G20 ने कुछ हद तक भूमिका निभाई थी। इसे ये उपलब्धि करार देते हैं। उनका ये कहना था, उनका जो कहने का लबोलुआब ये है कि G20 से पहले G7 जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का रुख तय करते थे, करने वाले देश हैं। G7 में आपको पता है कि पहले ये G8 था, बाद में इससे रूस को बाहर कर दिया गया। G7 के तमाम जो सदस्य देश हैं वो पश्चिमी देश हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ये सब देश जो हैं यही अभी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से चलाया करते थे। लेकिन 2008 में जब द ग्रेट डिप्रेशन आया था, अमेरिका में आर्थिक संकट आया था, उसके बाद हुआ ये कि पश्चिमी देशों को लगने लगा कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को वो खुद अपने सहारे हाँक नहीं सकते हैं। इसके बाद उनको G20 का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद से ही जाकर के 2008 में ये संकट आया था और 2008 में पहली बार अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो G20 की जो बड़ी उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि को आप ये कह सकते हैं कि 2008 में आर्थिक संकट से निपटने के लिए कार्य योजना जो तैयार की गई थी, उस कार्य योजना को बनाने में G20 ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा सवाल ये उठता है कि चीन और रूस के राष्ट्रपति का इस तरह से G20 की बैठक से खुद को दूर रखना क्या G20 की प्रासंगिकता पर सवाल निशान खड़ा करता है। यानी चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति जो भारत नहीं आ रहे हैं, क्या इससे G20 कमजोर हो रहा है? दोस्तों देखिए, मेरा मानना है कि इससे G20 वास्तव में कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? G20 का सम्मेलन जो होता है घूर्णन गति से होता है, यानी एक इसके मेंबर में अलग अलग सालों में इसके मेंबर में रोटेशन पॉलिसी के तहत इसके शिखर सम्मेलन होता है। जैसे इस बार शी जिनपिंग भारत नहीं आए, जाहिर तौर पर जब चीन में इसका G20 का शिखर सम्मेलन जब भी होगा, भारत, मुझे लगता है कि शायद, हालांकि उस वक्त की परिस्थितियों पर, जियोपॉलिटिक्स पर निर्भर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत और उसके कुछ सहयोगी देश हो सकता है चीन नहीं जाए। इसके अलावा जब रूस G20 का शिखर सम्मेलन करवाएगा तो जाहिर तौर पर पश्चिमी देश जो होंगे वो रूस नहीं जाएंगे, उसका बायकॉट करेंगे। इससे G20 की प्रासंगिकता निश्चित तौर पर कम होती नजर आ रही है, क्योंकि G20 जो ब्लॉक है इसमें अलग अलग विचारधारा वाले देशों का समावेश है। जैसे चीन कम्युनिस्ट देश है, रूस जो है कम्युनिस्ट देश है, भारत और पश्चिमी देश जो हैं वो लोकतांत्रिक देश हैं। इसके अलावा अरब देश में जैसे सऊदी अरब है, वो एक परिवार केंद्रित ऑटोक्रेट शासन वाला देश है। इसलिए अलग अलग विचारधारा वाले देशों का एक संगम जो है G20 है। लेकिन अगर इस तरह से नेता आपसी खुन्नस में या कुछ और जियोपॉलिटिकल वजह से G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आएंगे तो इसका नुकसान जो है G20 के ऊपर में निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। इसके अलावा एक नया ब्लॉक जो तैयार हो रहा है, एक ग्रुप जो तैयार हो रहा है, जिसमें चीन और रूस एक तरफ हो जाते हैं, इसके अलावा पश्चिमी देश जो है एक तरफ हो जाते हैं, और भारत जो है वो कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए पश्चिमी देशों की तरफ झुकता हुआ नजर आ जाता है। तो इस वजह से G20 की प्रासंगिकता जो है निश्चित तौर पर इस पर डेंट पड़ना लाजमी है और ये पड़ भी रहा है। वहीं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनि सीधे शब्दों में कहते हैं कि G20 से दुनिया को अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उनका तो सीधा कहना है कि G20 शिखर सम्मेलन से, ये G20 की जो बैठकें होती है या G20 ग्रुप जो है, ये दुनिया के मसलों को
संबोधित करने में, उन्हें दूर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। उनका सीधा शब्दों में वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि G20 एक नया संगठन है जिसमें आर्थिक हालातों को सुधारने की बात की गई है, लेकिन इसका कोई खास असर हुआ नहीं है और ऐसा कुछ असर दिखा भी मुझे नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊपर ऊपर देखें तो G20 की बैठक में आपको खूब तड़क भड़क नजर आएगा, सजावट नजर आएगी। G20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रमुखों का जुटना, एजेंडा तय करना, लेकिन गहराई से देखें तो G20 ने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने सबसे प्रमुख एग्जाम्पल दिया है जलवायु परिवर्तन का। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन हर बार जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज तक जलवायु परिवर्तन के ऊपर में कुछ भी नहीं किया गया। जलवायु परिवर्तन के लिए छोड़िए, जो जलवायु परिवर्तन के लिए अलग से जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, GOP29 यूनाइटेड नेशंस करवाता है, उससे भी आज तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। इसके अलावा होता क्या है कि दुनिया के आर्थिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के पास तो कुछ फंड होते हैं, लेकिन G20 के पास कोई फंड नहीं होता। इसकी वजह से भी G20 जो है वो आर्थिक मुद्दों को सॉल्व करने में बहुत हद तक बेबस नजर आते रहता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अमेरिका का अंग्रेजी अखबार, उसने G20 की पृष्ठभूमि में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसका शीर्षक रखा है, बार बार विफल होने के बावजूद भी G20 क्यों मायने रखता है। इस अखबार में उन्हें डेमियन केम नाम के जर्नलिस्ट ने लिखा है कि कुछ आलोक G20 की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते रहते हैं। इनका मानना है कि इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मेलन में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद यह चिंता वाजिब है कि G20 कमजोर हो गया है। कई विदेश नीति विशेषज्ञों के हवाले से उन्होंने लिखा है कि प्रासंगिकता बरकरार रखने के उद्देश्य से G20 को अपने पश्चिमी परस्त दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अगर पश्चिम की नीतियों को बढ़ावा मिलता रहा तो सदस्य देशों में आम सहमति नहीं बन पाएगी। यानी उनका कहना है कि G20 जो होता है इसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी देश जो है अभी भी हावी रहते हैं, इसलिए चीन बनाम पश्चिमी देशों का ये खेमा बढ़ जाता है। चीन के साथ रूस आ जाता है, इसलिए आम सहमति बनना मुश्किल हो जाता है। खास करके आपको पता है कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से आम सहमति बनना इस बार भी मुश्किल नजर आ रहा है। भारत चाहता है, भारत की पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं आम सहमति बनाए। भारत की कोशिश है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। इसके अलावा ग्लोबल साउथ को लेकर के जो भारत ने एजेंडा तैयार किया है, भारत की कोशिश है कि उस एजेंडे पर आम सहमति बने। हालांकि आम सहमति बनना मुझे लगता है कि शायद काफ़ी मुश्किल होने वाला है भारत को इस लिहाज से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अभी हाल ही में 2021 में G20 ने एक बड़े टैक्स सुधार का समर्थन किया था, जिसमें प्रत्येक देश के लिए कम से कम 15% का वैश्विक न्यूनतम कर यानी टैक्स शामिल किया गया था। इसने नए नियमों का भी समर्थन किया, जिसके तहत अमेजन जैसे बड़े वैश्विक व्यवसायों को उन देशों में टैक्स का भुगतान करना होगा जहां उनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, भले ही वहां उनके कार्यालय न हों। ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट एक बड़ा कदम है, लेकिन अब तक ये लागू नहीं हो पाया। यानी देखिए, G20 जो प्रस्ताव पारित करता है वो लागू नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसीलिए मैंने कहा कि G20 जितना शोर शराबा रहता है G20 को लेकर के, तामझाम रहता है, इसके नतीजे नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि G20 क्या ये फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जाए, जिसको इस तरह से ले लीजिए कि कोई एक फिल्म आती है जो 200, 300, 400 करोड़ की बजट से कोई फिल्म बनती है और उसका जो आउटकम आता है पता चलता है 50 करोड़, 60 करोड़ या 100 या 200 करोड़ पे आकर के रुक जाती है मूवी। यानी इस मूवी को हम क्या कहेंगे, ये मूवी फ्लॉप हो गई है। तो G20 में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसका जो दुनिया को फायदा मिलना चाहिए था वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से और इसकी संरचना की वजह से कहीं ना कहीं बाधित हो जाती हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।